ओ हमनवा तुम देना साथ। मेरा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल गॉसिप्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में अपराजिता बोर्ड मेंबर्स के सामने अपने नए कलेक्शन को पेश करती है। वह बताती है कि उसके कलेक्शन का नाम सेकंड चांस अ न्यू लुक है। इसके बाद वह सभी के सामने सैंपल कपड़े रखती है और समझाती है कि इन कपड़ों पर लगे दाग या निशान छिपाने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि उन्हीं कमियों को डिजाइन का हिस्सा बनाया गया है। अपराजिता कहती है कि हर चीज को दोबारा खूबसूरत बनाने के लिए उसे पूरी तरह बदलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उसकी कमी को ही उसकी खासियत बना देना काफी होता है। इसी दौरान दुबे अपने फोन पर सुधा की कई मिस्ड कॉल देखता है। वह तुरंत सुधा को फोन करता है और पूछता है कि उसने इतनी बार कॉल क्यों किया। सुधा गुस्से में उससे कहती है कि वह उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा था। वह बताती है कि रक्षित भी उसका फोन नहीं उठा रहा है। दुबे उससे बताता है कि रक्षित इस समय अपराजिता के साथ रोहन को बचाने गया हुआ है। इतना कहकर वह काम का बहाना बनाते हुए फोन काट देता है। शीला सुधा के पास आती है और उसके मन में शक पैदा करते हुए कहती है कि अगर आराध्या रोहन के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है तो फिर अपराजिता भी रक्षित के साथ न जाने क्या क्या कर सकती है। सुधा उसकी बात सुनकर और परेशान हो जाती है। उधर बोर्ड मेंबर अपराजिता के कलेक्शन से प्रभावित दिखाई देता है। वह उसकी तारीफ करते हुए पूछता है कि आखिर अगले दिन से पहले इतना बड़ा मॉनसून कलेक्शन तैयार करके डिलीवर कैसे किया जा सकता है। मीरा तुरंत बीच में बोलती है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई मेल मिला ही नहीं है। तभी बोर्ड मेंबर उन्हें वह मेल दिखा देता है। रक्षित यह देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि अगर मेल भेजा गया था तो फिर किसी और को वह दिखाई क्यों नहीं दिया। विवान अंदाजा लगाता है कि शायद सर्वर में आई किसी तकनीकी समस्या की वजह से मेल डिलीट हो गया होगा। बोर्ड मेंबर साफ कह देता है कि अब उन्हें खुद फैसला करना होगा कि वे इतने कम समय में यह प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं या नहीं। घर में मालती आराध्या से रोहन के साथ किए गए व्यवहार को लेकर नाराज होती है। वह उसे समझाती है कि किसी इंसान की भावनाओं के साथ इस तरह खेलना सही नहीं है। रामगोपाल भी आराध्या को उसकी गलती का एहसास कराने की कोशिश करते हैं। बुआ कहती हैं कि आराध्या की वजह से हालात इतने बिगड़ गए थे कि उसे जेल तक जाना पड़ सकता था, लेकिन अपराजिता ने समय रहते सब संभाल लिया। अविनाश भी आराध्या के व्यवहार से निराश होता है और कहता है कि उसे यह सोचकर शर्म आती है कि वह उसकी बहन है। सबकी बातें सुनकर आराध्या का चेहरा उतर जाता है। वह किसी से बहस किए बिना अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। वहीं ऑफिस में रक्षित अपनी टीम को समझाता है कि नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर यह कलेक्शन कंपनी के लिए बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। अगर वे इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर लेते हैं तो कंपनी की पहचान और मजबूत हो सकती है। लेकिन विवान तुरंत उसकी मुश्किलें गिनाने लगता है। वह कहता है कि इतने कम समय में काम पूरा करना लगभग असंभव है। अगर उन्होंने बोर्ड के सामने हाँ कर दी और बाद में कलेक्शन तैयार नहीं हुआ तो कंपनी की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। अपराजिता उसकी बात सुनकर कहती है कि मुश्किल होने का मतलब यह नहीं है कि कोशिश ही ना की जाए। उनके पास मौका आया है और उन्हें उसका फायदा उठाना चाहिए। इरा उसे ताना मारते हुए कहती है कि असली जिंदगी किसी फिल्म की तरह नहीं है जहां आखिरी समय में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। अपराजिता शांत होकर जवाब देती है कि अगर पूरी टीम एक साथ मेहनत करे तो मुश्किल काम भी पूरा किया जा सकता है। अपराजिता की बात सुनकर कई कर्मचारी उसका साथ देने के लिए आगे आते हैं। वे कहते हैं कि वे इस प्रोजेक्ट में उसके साथ काम करेंगे। अपराजिता उनके समर्थन से खुश हो जाती है और सभी को धन्यवाद देती है। दूसरी तरफ आराध्या अकेले कमरे में बैठकर परिवार की कही हुई बातें याद करती रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचती है कि उसने सिर्फ अपने लिए एक बेहतर जिंदगी चुनने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसके अपने परिवार की नजरों में वह लालची और स्वार्थी बन गई है। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि अपराजिता भी उसके खिलाफ खड़ी हो गई। तो उसके सामने खड़ा होता है और पूछता है कि क्या उसे अपना ईयररिंग चाहिए या नहीं। अपराजिता थोड़ी घबरा कर उसकी तरफ देखती है और तुरंत ईयररिंग उसके हाथ से ले लेती है। रक्षित बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अपराजिता कुछ पल तक उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि सपने में जो हुआ
उसे याद करके वह खुद भी असहज महसूस कर रही है। दूसरी ओर आराध्या अकेली बैठी विवान के साथ बिताए पुराने पलों को याद कर रही होती है। वह सोचती है कि जब विवान उसकी जिंदगी में आया था, तब उसे लगा था कि सब कुछ बिल्कुल सही हो गया है। उसे लगता था कि उसे अपना प्यार मिल गया है और अब उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन फिर रोहन की वजह से सारी चीजें बिगड़ गईं। तभी उसके फोन पर एक वीडियो आता है। आराध्या वीडियो खोल कर देखती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वीडियो देखकर उसे समझ नहीं आता कि रोहन अब क्या करने वाला है। उधर ऑफिस में अपराजिता अपने नए कलेक्शन की आखिरी तैयारियों में लगी होती है। एक कर्मचारी उसके एम्ब्रॉयडरी डिजाइन की तारीफ करते हुए कहता है कि अगर बोर्ड मेंबर्स को यह आइडिया पसंद आ गया तो कंपनी को इस मुश्किल समय से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। अपराजिता भी उम्मीद करती है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी कोशिश सफल हो। वह कहती है कि इस बार वह पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि यह सिर्फ उसका प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि रक्षित की कंपनी को बचाने का सवाल है। तभी दुबे उसे आकर बताते हैं कि बोर्ड का एक महत्वपूर्ण सदस्य ऑफिस पहुंच चुका है। अपराजिता तुरंत मीटिंग रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसका फोन लगातार बजने लगता है। स्क्रीन पर आराध्या का नाम देखकर वह कॉल उठा लेती है और पूछती है कि इतनी जल्दी क्या हुआ। आराध्या उससे कहती है कि उसने उसके फोन पर एक वीडियो भेजा है और वह उसे तुरंत देखे। अपराजिता वीडियो खोलती है। वीडियो देखते ही उसके चेहरे पर चिंता छा जाती है। उधर ईरा मीटिंग में सबका इंतजार कर रही होती है। वह अपराजिता से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कहती है, लेकिन अपराजिता अचानक कहती है कि वह अभी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती। वह बिना किसी को कुछ समझाए मीटिंग रूम से बाहर भाग जाती है। रक्षित भी उसके पीछे जाता है। हीरा यह देखकर हैरान रह जाती है। अपराजिता इतनी जल्दी में होती है कि रास्ते में उसे दुबे मिलते हैं। वह उनसे रक्षित की कार की चाबी ले लेती है और सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। रक्षित उसके पास पहुंचकर हैरान होकर पूछता है, अपराजिता, तुम इस तरह कहाँ जा रही हो? अपराजिता उससे कहती है कि वह अभी उससे सवाल न करे और तुरंत कार में बैठे। रक्षित उसकी गंभीर हालत देखकर बिना बहस किए कार में बैठ जाता है। इरा दूर से दोनों को कार में जाते हुए देखती रहती है। उधर मीटिंग रूम में बोर्ड मेंबर नाराज होकर पूछते हैं कि अपराजिता इस तरह प्रेजेंटेशन छोड़कर कैसे जा सकती है। मोहित स्थिति संभालते हुए कहता है कि जरूर कोई बड़ी इमरजेंसी होगी, तभी अपराजिता को मीटिंग छोड़नी पड़ी। कार में रक्षित अपराजिता से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। अपराजिता उसे वही वीडियो दिखाती है। वीडियो में रोहन बेहद परेशान दिखाई देता है। वह आराध्या पर आरोप लगाता है कि उसने उसे धोखा दिया है और किसी अमीर आदमी के साथ रिश्ता बनाया है। इसके बाद रोहन कैमरे के सामने एक बोतल दिखाता है और कहता है कि वह चाहता है कि दुनिया आराध्या का असली चेहरा देखे। रक्षित वीडियो देखकर हैरान रह जाता है। अपराजिता कहती है कि उसे डर है कि रोहन कोई गलत कदम उठा सकता है। इधर ईरा इस पूरी घटना की जानकारी सुधा को देती है। सुधा परेशान होने के बजाय इस मौके को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगती है। वह कहती है कि उसे रक्षित से बात करनी होगी। शीला तुरंत कहती है कि अब सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें रक्षित को अपराजिता से दूर रखना है तो कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। सुधा चुप हो जाती है। रक्षित अपराजिता से पूछता है कि रोहन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। अपराजिता कहती है कि उसे पूरा शक है कि चंद्रभागा रोहन को भड़का रही है। वह रोहन की कमजोरी का फायदा उठाकर शर्मा परिवार को फंसाना चाहती है। दोनों जल्दी से रोहन के घर पहुंचते हैं। अपराजिता सीधे प्रमिला से पूछती है कि रोहन का कमरा कहाँ है। प्रमिला घबराकर उन्हें रास्ता दिखाती है। अपराजिता और रक्षित कमरे में पहुंचते हैं। रोहन के हाथ में वही बोतल होती है। अपराजिता तुरंत उसके हाथ से बोतल छीन लेती है और उसे दूर फेंक देती है।
प्रमिला अपने बेटे से पूछती है कि वह आखिर ऐसा क्यों कर रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि बोतल में मौजूद पदार्थ कितना खतरनाक है। एक चूहा उस जहरीले पदार्थ को खाने के बाद मर जाता है। रोहन यह देखकर पूरी तरह हिल जाता है। उसे चंद्रभागा की बात याद आती है कि यह असली जहर नहीं है और इससे सिर्फ पेट खराब होगा। अब उसे समझ आता है कि चंद्रभागा ने उससे कितना बड़ा झूठ बोला था। कुछ देर बाद अपराजिता घर पहुंचती है। वहां आराध्या मौजूद होती है। अपराजिता का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वह आराध्या को थप्पड़ मार देती है और उससे पूछती है कि आखिर वह कब तक रोहन से झूठ बोलती रहेगी। वह कहती है कि रोहन ने आराध्या से सच्चा प्यार किया था। उसने कभी उससे कोई लालच नहीं रखा, लेकिन आराध्या ने उसके भरोसे का फायदा उठाया। अपराजिता गुस्से में कहती है, तुमने सिर्फ रोहन को धोखा नहीं दिया, तुमने अपने पूरे परिवार को शर्मिंदा किया है। वह कहती है कि रोहन ने जो कदम उठाने की कोशिश की, उसकी जिम्मेदारी भी आराध्या को समझनी होगी। अपराजिता भावुक होकर कहती है कि उसे शर्म आती है कि आराध्या उसकी बेटी है। इसके बाद वह रोहन से कहती है कि अगर वह चाहे तो आराध्या के खिलता देखकर चंद्रभागा वहां से भाग निकलती है। अपराजिता तुरंत कहती है कि अब वह पुलिस को बुलाएगी और चंद्रभागा को उसके किए की सजा दिलवाएगी। लेकिन तभी रोहन उसे रोक देता है। रोहन कहता है कि वह आराध्या को जेल जाते हुए नहीं देख सकता। वह आराध्या की तरफ देखकर कहता है कि उसने कभी उस पर शक नहीं किया था। उसकी सारी कोशिश सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह उसकी परवाह करता था और चाहता था कि आराध्या खुश रहे। रोहन कहता है कि अब आराध्या को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की पूरी आजादी है। वह खुद उसकी जिंदगी से दूर चला जाएगा और दोबारा कभी उसके सामने नहीं आएगा। प्रमिला भावुक हो जाती है। वह अपराजिता को धन्यवाद देती है क्योंकि उसी की वजह से आज रोहन सुरक्षित है। वह यह भी मानती है कि उसने कई बार बिना सच जाने अपराजिता पर आरोप लगाए और अब उसे अपनी उन गलतियों का पछतावा है। प्रमिला मुस्कुराते हुए कहती है कि अपराजिता का जीवन साथी बहुत किस्मत वाला होगा। अपराजिता यह सुनकर चुप हो जाती है और उसकी नजर अनजाने में रक्षित की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ शीला सुधा के कमरे में बैठी होती है। वह सुधा को समझाती है कि अगर वह रक्षित को अपराजिता से दूर रखना चाहती है तो उसे अब भावनात्मक कदम उठाना होगा। शीला उससे कहती है कि वह रक्षित के सामने चक्कर आने का नाटक करे और उससे वादा ले कि वह इरा से शादी करेगा। लेकिन सुधा तुरंत मना कर देती है। वह कहती है कि वह अपने बेटे को इस तरह धोखा नहीं दे सकती। शीला उसे समझाती है कि यह धोखा नहीं है, बल्कि रक्षित की भलाई के लिए उठाया गया कदम है। अगर अपराजिता और उसका परिवार दोबारा कुछ कर बैठे तो रक्षित और भी ज्यादा टूट जाएगा। शीला कहती है कि इससे पहले कि कोई और उनके रिश्ते में दखल दे, सुधा को अपने बेटे को बचाना होगा। सुधा चुपचाप शीला की बातें सुनती रहती है। उधर अपराजिता रोहन से अकेले में बात करती है। वह उससे कहती है कि कभी कभी जिंदगी में इतना दर्द मिलता है कि इंसान को लगने लगता है कि शायद वह प्यार के लायक ही नहीं है। लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है। अपराजिता कहती है कि आराध्या रोहन के प्यार की कद्र नहीं कर पाई, इसीलिए इसका मतलब यह नहीं कि रोहन प्यार के लायक नहीं है। वह उसे समझाती है कि सच्चा प्यार किसी को बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। सच्चा रिश्ता वो होता है जिसमें इंसान अपने साथी के साथ हंस सके, रो सके, अपनी गलतियां स्वीकार कर सके, उनसे सीख सके और अपने सपनों की तरफ उड़ सके। अपराजिता रोहन से कहती है कि फिलहाल उसे अकेले रहना चाहिए। जब तक उसे ऐसा इंसान न मिल जाए जो उसके प्यार की सही कीमत समझे, तब तक किसी गलत रिश्ते में वापस जाने की जरूरत नहीं है। वह कहती है कि कभी कभी गलत इंसान की जिंदगी से चले जाने के बाद ही सही रास्ता दिखाई देता है। इतना कहते हुए अपराजिता की नजर फिर रक्षित पर पड़ती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन वह तुरंत अपनी भावनाओं को छिपा लेती है। दूसरी तरफ इरा परेशान है क्योंकि रक्षित उसका फोन नहीं उठा रहा। वह मोहित से कहती है
कि वह बोर्ड मेंबर्स के साथ रहे और किसी भी हालत में उन्हें ऑफिस छोड़कर जाने ना दे। मोहित उसकी बात मान लेता है। इधर रक्षित और अपराजिता एक साथ ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं। अपराजिता खुद को इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार मान रही होती है। वह बार बार सोचती है कि उसकी वजह से हर तरफ परेशानी खड़ी हो गई है। रक्षित उसकी बातें सुनकर हल्के अंदाज में कहता है, हाँ बिल्कुल, दुनिया में जितनी भी परेशानियां हैं, सबकी जिम्मेदार तुम ही हो। अपराजिता उसे घूर कर देखती है। रक्षित कहता है कि उसे शांत रहने की जरूरत है। अपराजिता पूछती है कि वह इतनी बड़ी परेशानी के बीच शांत कैसे रह सकती है। रक्षित उसे याद दिलाता है कि यह तरीका उसी ने उसे सिखाया था। वह कहता है, हिम्मत अंदर, डर बाहर। अपराजिता उदास होकर कहती है कि अब यह तरीका काम नहीं कर रहा। रक्षित उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है और बोलता है कि थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर आराम करे। अपराजिता आंखें बंद करती है। उसके सामने रक्षित के साथ पहली मुलाकात की यादें घूमने लगती हैं। वह पुराने पलों को याद करते हुए मुस्कुराने लगती है। जब वह आंखें खोलती है तो सामने रक्षित को देखकर कुछ पल के लिए बस उसे देखती रह जाती है। फिर दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस में विवान बोर्ड मेंबर्स को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वह उनसे कहता है कि रक्षित के आने तक कोई फैसला न लें। तभी रक्षित और अपराजिता वहां पहुंचते हैं। बोर्ड मेंबर्स रक्षित से नाराज होते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह से कंपनी के हालात बिगड़े हैं, उससे अरविंद की बनाई हुई विरासत को नुकसान हो रहा है। एक सदस्य रक्षित से कहता है कि उसने कंपनी को संभालने के बजाय हालात और खराब कर दिए हैं। रक्षित उनकी नाराजगी को सही मानता है। वह उनसे कहता है कि अगर उन्होंने उसे गलत समझा है तो वह उनका फैसला स्वीकार करेगा, लेकिन उससे पहले वे सिर्फ एक बार उसकी पूरी बात सुन ले। बोर्ड मेंबर्स उसकी बात मान जाते हैं। रक्षित उन्हें पूरे मामले की जानकारी देता है और बताता है कि कंपनी इस मुश्किल दौर से निकलने के लिए किस तरह आगे बढ़ने वाली है। अपराजिता भी उसकी पूरी बात ध्यान से सुनती रहती है। इरा इस मौके का इस्तेमाल करते हुए अपराजिता पर ताना मारती है। वह कहती है कि बोर्ड के सदस्य अब रक्षित के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठा रहे हैं और इसकी वजह कहीं ना कहीं अपराजिता ही है। लेकिन बोर्ड के सदस्य अपराजिता की कोशिशों की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह अपराजिता ने एक मुश्किल परिस्थिति में किसी की जान बचाने के लिए अपनी मीटिंग तक छोड़ दी, उससे पता चलता है कि वह इंसानियत को काम से ऊपर रखती है। अपराजिता यह सुनकर रक्षित की तरफ देखती है। वह रक्षित को धन्यवाद देती है, लेकिन रक्षित तुरंत कहता है कि उसने जो किया वह उसकी नौकरी का हिस्सा था। पर तभी उसे पता चलता है कि ये तो उसकी कल्पना है। उधर भारद्वाज हाउस में नौकर रक्षित के कमरे की सफाई कर रहा होता है। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी एक खूबसूरत ईयररिंग पर जाती है। वह उसे उठाकर रक्षित के पास ले जाता है और पूछता है कि क्या यह उसका है। रक्षित जैसे ही ईयररिंग देखता है, तुरंत पहचान जाता है कि यह अपराजिता का है। वह बिना कोई सवाल किए नौकर के हाथ से ईयररिंग ले लेता है। उसी समय विवान वहां आ जाता है। उसकी नजर रक्षित के हाथ में मौजूद ईयररिंग पर पड़ती है। वह शरारती अंदाज में रक्षित को छेड़ते हुए पूछता है, भाई ये किसका है? लड़की कौन है? और अगर ईयररिंग इतना खूबसूरत है तो लड़की कितनी खूबसूरत होगी? रक्षित उसे घूर कर देखता है और कोई जवाब नहीं देता। तभी मोहित वहां पहुंच जाता है। ईयररिंग देखते ही वह समझ जाता है कि यह किसका है। वह विवान को इशारे से चुप रहने के लिए कहता है। विवान मजाक करते हुए वहां से निकल जाता है। मोहित रक्षित के पास आता है और कहता है, मुझे पता है ये ईयररिंग किसका है। अपराजिता का है ना? रक्षित चौंक जाता है। मोहित उसे याद दिलाता है कि कल जब अपराजिता उसके कमरे से निकल रही थी, तभी उसकी उससे टक्कर हुई थी। शायद उसी वक्त यह ईयररिंग गिर गया होगा। रक्षित धीमे स्वर में कहता है, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ था और न ही मैं यह जानना चाहता हूं। लेकिन मोहित रुकता नहीं। वह साफ कहता है
कि अपराजिता ने कल रात जिस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर रक्षित से मिलने की कोशिश की, वह सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं था। वह रक्षित से प्यार करती है और इसी वजह से उसकी नाराजगी दूर करना चाहती थी। रक्षित तुरंत इस बात को नकार देता है। नहीं मोहित, अपराजिता ऐसी नहीं है। वह सिर्फ एक अच्छी इंसान है। उसे लगा कि मैं परेशान हूं, इसीलिए वह आई थी। मोहित मुस्कुराकर कहता है, अच्छे इंसान तुम भी हो और वो भी। लेकिन दो अच्छे लोग अगर एक दूसरे की परवाह करने लगे, तो उसे सिर्फ दोस्ती कहकर कब तक टालोगे? वह रक्षित को सलाह देता है कि अगर उसके दिल में अपराजिता के लिए इतनी भावनाएं हैं, तो उसे उससे शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। मोहित वहां से चला जाता है। रक्षित अकेला रह जाता है। वह अपराजिता की ईयररिंग को देखते हुए सोचता है, अपराजिता मुझसे प्यार नहीं कर सकती। शायद मैं ही उसकी भावनाओं को गलत समझ रहा हूं। लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखाई देता है कि वह खुद इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ रोहन बेहद परेशान होकर चंद्रभागा के सामने बैठा होता है। वह कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह आखिर क्या करे। चंद्रभागा उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अगर शर्मा परिवार को बर्बाद करना है, तो उसे ऐसा कदम उठाना होगा जिससे पूरा परिवार कानूनी मुसीबत में फंस जाए। इसके बाद वह उसके सामने एक बोतल रखती है। चंद्रभागा रोहन से कहती है कि उसे ये पीकर एक वीडियो बनाना होगा, जिसमें वह शर्मा परिवार पर अपनी मौत का आरोप लगाए। इसके बाद पुलिस शर्मा परिवार को गिरफ्तार कर लेगी और उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। रोहन डर जाता है। वह साफ कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। चंद्रभागा उसे भरोसा दिलाती है कि इसमें असली जहर नहीं है। उसके मुताबिक इसे पीने से सिर्फ उल्टी दस्त जैसी परेशानी होगी और उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। रोहन उसकी बातों में आ जाता है और बोतल अपने साथ लेकर चला जाता है। वह मन ही मन सोचती है कि रोहन को असली सच्चाई नहीं पता। बोतल में जहर है,